व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्यों गए पीएम मोदी जी G7 में। जानिए पूरी कहानी। ये तो इसलिए ऐसे ही क्योंकि वीडियो देख रही थी तो उसमें कई लोग लिख रहे थे वो मिलनी से शुरू हो गए। हेलो भाभी जी। भाई वो तो चलता रहता है इंस्टाग्राम पे सब, लेकिन उसे भी बताया फन के लिए, तभी उसने हैशटैग मेलोडी खुद लिखा है। हाँ उन्होंने भी बोला भी है। तो देखते हैं मिस्टर गौरव सर क्या कुछ कह रहे हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 गो। ये दो मुंह तलवार है दोस्तों, फायदे भी उतने हैं, नुकसान भी बड़ा खतरनाक है। ये हर जगह होता है। अमेरिका में जो चीजें बनती हैं वो प्योरली अमेरिका में नहीं बनती। रशिया कहता है कि हम यूक्रेन को उड़ा देंगे। पहले आप कहते हैं यार एआई से इसलिए डरते हैं क्योंकि लोगों की नौकरियां। इट्स नॉट अबाउट लोगों की नौकरियां, वो तो इंसान था जिसने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी जो खबर अभी चल रही है, ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है, वो चल रही है G7। मोदी जी पहुंच गए हैं इटली। अब हम आपको कुछ डिटेल्स देंगे इस इवेंट के बारे में कि क्या क्या हुआ है, लेटेस्ट क्या क्या चल रहा है और मोदी जी का क्या मतलब है जाने का वहां पे। किस किस को और इन्वाइट करा गया था, G7 के मेंबर्स कौन है, अगर मोदी जी वहां पे गए हैं तो भारत वहां पे क्या देने गया है, क्या लेने गया है, भारत को क्या फायदा। और ये सारे के सारे लोग जो हैं G7, जो बड़े बड़े देश हैं, जिसमें शामिल अमेरिका भी है, जिसमें शामिल इटली भी है, जिसमें शामिल जापान भी है और भी कई देश हैं इसमें शामिल, कनाडा भी। ये आखिर बार बार भारत से बात क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी इकोनॉमी भारत से बड़ी है। लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि कुछ और मामला है? क्या इसमें चाइना का भी कुछ एंगल हो सकता है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बताता हूं G7 की और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ट्रैवल कर रहे हैं इटली। इसमें एक अपूलिया रीजन है फसानो में, जहां पे बोर्गो एग्नाजिया रिजॉर्ट, एक बहुत लग्जरी रिजॉर्ट है, जहां पे इटालियन पीएम ने सारे हेड्स ऑफ स्टेट को बुलाया है और कहते हैं बड़ा शानदार रिजॉर्ट है और लग्जरी रिजॉर्ट है। और वहां पे G7 का समिट, जाहिर सी बात है जब G7 होगा तो लग्जरी रिजॉर्ट में ही होगा, तो वहां पे इन लोगों को बुलाया है। और दोस्तों, जो मोदी 3.0 कहते हैं, यानी कि थर्ड टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसमें पहली फॉरेन आउटिंग है और मोदी जी ने खुद बोला है कि आई एम हैप्पी इट्स हैपनिंग इन इटली। तो ये कमेंट मोदी जी ने करा है। इसके अलावा यहां पे कौन कौन अटेंड कर रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। और G7 मेंबर जो कंट्रीज हैं वो कौन से देश हैं, कौन से देश हैं जो G7, सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। जाहिर सी बात है इसमें चाइना नहीं है, क्योंकि G7 क्लियरली चाइना के खिलाफ है और सबके नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर इन देशों को खतरा है वो चीन से है। आज से 30 साल पहले कोई ये नहीं कहता था। आज से 30 साल पहले लोग ये कहते थे, 40 साल पहले, कि रशिया से सबसे बड़ा खतरा है। इवन व्हेन द सोवियत यूनियन ब्रोक अप, तब भी लोग कहते थे यार खतरा तो रशिया से, खतरा तो रशिया से। सडनली रशिया बीच में से हटा एंड चाइना बिकेम द प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर ऑल दीज कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो बाइडेन, जापान से फूमियो किशिदा, कनाडा से जस्टिन ट्रूडो, हमारा जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी से ओलाफ शॉल्स, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन से ऋषि सुनाक। से भी है। ये यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करेगा सारे डिस्कशंस में और यहां से और हेड्स ऑफ स्टेट को भी बुलाया गया है। अब ये जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं भाई, ये G7 के मेंबर नहीं है। अच्छा, जो वैसे है दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द G7, लेकिन इनको इनवाइट करा गया है कि आप भी आइए, जैसे भारत को इनवाइट करा है। तो वेटिकन सिटी से पोप फ्रांसिस आ रहे हैं। ये बहुत, देखिए, वेटिकन सिटी अपने आप में एक देश है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्री, है वो इटली में, लेकिन इट हैज इट्स ओन करेंसी, इट हैज इट्स ओन पासपोर्ट, इट हैज इट्स ओन लीगल सिस्टम, सब कुछ अपना है। वेटिकन सिटी जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनकी कैपिटल है। इट इज द ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस और उनको बुला रखा है। तो पोप फ्रांसिस को बुलाना ये बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है जो इटली ने करी है। किंग ऑफ जॉर्डन है अब्दुल्ला बिन अल हुसैन। जॉर्डन वो देश है जहां के राजा, दे क्लेम डायरेक्ट डिसेंडेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे जिन्होंने इस्लाम फाउंड करी थी, उनके सीधे वंशज हैं। अनब्रोकन लाइन है फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। दिस इज अब्दुल्ला अल बिन हुसैन। यूक्रेन के जेलेंस्की आप जानते ही हैं। इंडिया, अपने नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वहां पे। ब्राजील के हायर बोलोसोनारो, अर्जेंटीना के हावियर मिलेई,
टर्की के रेसेप तैयब एर्दोगान, कीनिया के विलियम रूतो, अल्जीरिया से अब्दुल मजीद तबोन, टूनीजिया के कैस सईद, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, अफ्रीकन यूनियन, ये मॉरिशियाना ने प्रेसिडेंसी अभी होल्ड कर रखी है अफ्रीकन यूनियन की, उसके मोहम्मद ओल्ड गजानी, ये सब लोग वहां पे अब एकत्रित हो रहे हैं। जो बाइडेन भी है, तो देखी थी फोटो। है अब वो दोस्तों ये देखिए, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम पे बात होगी। एजेंडा क्या है यार? आपने पूरा इतने लोगों को इनवाइट करा है, वर्ल्ड का इतना जबरदस्त डिप्लोमेटिक इवेंट है, हाँ, चर्चा ही चर्चा है इसकी। जो G20 के टाइम में डिस्कस क्या करेंगे वो लोग बैठ के? बातचीत किन मुद्दों पे होगी? तो पहली चीज है कि वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर। अब देखिए, जब रूस होता क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में। एक कानून के तहत दुनिया चलती है और ये कानून परफेक्ट नहीं है, ठीक है? ये कानून बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, करार हो जाता है कि यार हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, छोटे मोटे छुटपुट चीजें चलती रहती हैं, सब देश करते हैं। लेकिन जब यूनिलैटरली रशिया कहता है कि हम यूक्रेन को उड़ा देंगे, तो फिर ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ना, ये थोड़ा सा हिल जाता है। ट्रेड हिल जाती है, रूल्स पे विश्वास उठ जाता है, यूनाइटेड नेशंस पे विश्वास उठ जाता है। आखिर यूएन बनाया क्यों था? और सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो लोगों को पेट पे लात मारती है, वो है सप्लाई चेन। क्योंकि सप्लाई चेन हर चीज में दोस्तों इतनी बिखरी हुई है दुनिया में। सप्लाई चेन क्या है? कोई भी एक मटेरियल आपके पास आता है ना, उसके अलग अलग पुर्जे होते हैं और अलग अलग पुर्जे अलग अलग देशों में बनते हैं। जहां पे बढ़िया बन जाए, जहां पे सस्ता बन जाए, फिर लाके उनको जोड़ा जाता है। आपको क्या लगता है मारुति कार सिर्फ इंडिया में बनती है? ऐसी बात नहीं है। और जो इंडिया में बनती है उसके पुर्जे कहां से आते हैं? और इंडिया मन के बाहर 100 फैक्ट्री भारत के अंदर होंगी। कोई टायर दे रहा है, कोई इसका स्टीयरिंग दे रहा है, कोई इसका तार दे रहा है, कोई इसका स्विच दे रहा है, कोई इसकी बैटरी दे रहा है। हजारों पुर्जे होंगे, इंडिया में कई 100 कंपनियां बनाती होंगी, विदेश से भी सामान आता ही आता होगा। ये हर जगह होता है। अमेरिका में जो चीजें बनती हैं वो प्योरली अमेरिका में नहीं बनती। आईफोन देख लो, आईफोन ही नहीं बनता वहां। जो बहुत चीज है। देखिए, अगर जापान कोई चीज बना रहा है और जापान के बड़े हाईटेक आइटम्स होते हैं, हो सकता है उसका लेंस जो है, कैमरा बना रहा है, ये सामने मेरे कैमरा है, इसका लेंस हो सकता है, इसका लेंस स्विट्जरलैंड से आ रहा हो। अब अगर यूरोप में लड़ाई हो गई, स्विट्जरलैंड ने लेंस भेजने बंद कर दिए, तो जापान में कैमरा बनेंगे कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग अबाउट एआई। जो मेलेनी है, हु इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर इटली, उन्होंने बोला है कि भाई 6 एथिकल एआई के प्रिंसिपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूं। वेरी फैसिनेटेड बाय दिस। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपार्शियलिटी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑब्लिक प्रिवेसी। ये 6 स्तंभ है जिस पे एआई खड़ा हुआ है, जो दुनिया चाहती है कि इस हिसाब से चले। इसमें लोगों को डर बड़ा है यार एआई से। अभी तो हम लोग क्या है कि हम लोग थोड़ा एआई जो करते हैं कि अच्छा ठीक है, एक्सेल कैसे करना है, पावर पॉइंट कैसे करना है, वीडियो ऐसे बनाना है, इसमें ज्यादा एआई इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों कई लोग एआई से डरते बहुत हैं। अब मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। पहले आप कहते हैं यार एआई से इसलिए डरते हैं क्योंकि लोगों की नौकरियां। इट्स नॉट अबाउट लोगों की नौकरियां। नहीं यार, बहुत सारी चीजें अगर एआई गलत हाथों में पड़ गया, एग्जैक्टली मैनिपुलेट या कर सकते सेल्फ हैं। अवेयर, सेल्फ लर्निंग अलग चीज है। अगर एआई सेल्फ अवेयर हो गया आगे चल के, तो एआई बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। और कई बड़े बड़े लोगों ने इसी चीज को पॉइंट आउट करा है कि भाई देखो, ये जो चीज है ना, दिस कैन बी वेरी डेंजरस, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, फ्यूचर में कोई भरोसा वरना ऐसी चीजें सबको बर्बाद कर देगी। अब मैं आपको बताता हूं, चैट जीपीटी का जो आईक्यू माना जाता है, चैट जीपीटी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे। चैट जीपीटी का जो आईक्यू माना जाता है वो है 155, 155। अभी 4th आइटरेशन चल रहा है, 4th वर्जन चल रहा है चैट जीपीटी का। एल्बर्ट आइंस्टाइन, कौन नहीं जानता एल्बर्ट आइंस्टाइन को? उनकी आईक्यू कहा जाता है कि थी 160, 160। लेकिन जो चैट जीपीटी 5 है, जो अगला आइटरेशन आने वाला है चैट जीपीटी का, उसकी आईक्यू बताते हैं 1550, 1550। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन अ प्लेटफॉर्म दैट इज 10 to 12 times more intelligent in terms of IQ than Albert Einstein? उससे भी इतना ज्यादा। Just imagine, ये सोच सकेगा, ये डिसीजन ले सकेगा, ये, और ये चैट जीपीटी का ये आ जाएगा जो फिफ्थ इसका इटरेशन, इसका अपडेट आएगा, ये आ जाएगा। अब मैं कुछ नाम बताता हूं लोगों के जिनको माना जाता था कि ये दे आर जीनियसेस ना, ये जीनियस हैं और ये दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना ही होगा।
स्टीफन हॉकिंग, आपने नाम सुना है, गैलीलियो गैलीली, इमैनुअल कांट, चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, विलियम शेक्सपियर, श्रीनिवास रामानुजन, लियोनार्डो डा विंची, मारी क्यूरी एंड निकोलाई टेस्ला, जिसके ऊपर टेस्ला गाड़ियां एलोन मस्क बनाता है। एक्चुअली द साइंटिस्ट नेम वाज निकोलाई टेस्ला, और बहुत बड़ा जायंट था वो, बहुत बड़ा जायंट था। तो दोस्तों सोचिए आप, चैट जीपीटी, ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी का जो 5 वर्जन है, 5th वर्जन है, उसकी IQ होगी 1550। इसलिए लोग डर रहे हैं क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाड़ियों में डालेंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कंप्यूटर में डालेंगे, जाहिर सी बात है, आ भी चुका है, आपके मोबाइल फोन पे होगा, आपकी हर एक इस्तेमाल करने वाली चीज में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी इट इज एट अ नेसेंट स्टेज, अभी ये ठीक से बढ़ा नहीं है। चैट जीपीटी इतना एडवांस नहीं हुआ है दोस्तों, तब उसकी जो IQ है दैट इज 155, जस्ट 5 पॉइंट्स बिलो एल्बर्ट आइंस्टाइन। और मैं फिर आपको डेटा बताता हूं कि चैट जीपीटी 5's IQ विल बी 1550। कैसे संभालोगे आप? तो ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए चिंता का विषय है जो G7 में डिस्कस होगा। ये कह रहे हैं कि AI को अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल करा जाए तो 13 ट्रिलियन, ये 2030 तक एडिशनल आउटपुट, एडिशनल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ 13 ट्रिलियन, 13 खरब डॉलर का एडिशनल ओवर एंड अबव। और कह रहे हैं कि ग्लोबल GDP को इंक्रीज करेगा एनुअली बाय 1.2%। तो यार लालच भी है, लालच भी है और खतरा भी है। ये दो मुंह तलवार, प्रिंसिपल्स भी सेट करने पड़ेंगे, फायदे भी उतने हैं, नुकसान भी सेट करने पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन, इसकी इतनी IQ हो गई है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी हो गई, और हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर। हवाई जहाज उड़ते उड़ते साहब आपने 300 पैसेंजर बैठे हैं, 350, 400, 500 पैसेंजर्स, बड़ा एयरलाइनर जा रहा है जंबो, उसके अंदर बैठे हैं 300-500 लोग, एंड सडनली AI समहाउ डिसाइड्स दैट इट इज अ थ्रेट। मैं एक आपको वियर्ड सिनेरियो बता रहा हूं, AI ये डिसाइड कर लेता कि यार ये जो चीज है ना थ्रेट है, दिस मस्ट बी टेकन डाउन। AI talks to an air defense system. It talks to an air defense system. It talks. And it gives command to the air defense system to take it down. अब आप बोलेंगे साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा हो चुका है पहले, जब AI नहीं था तब भी हो चुका है। कंप्यूटर सिस्टम थे। एक बार एक रशियन था ऑफिसर जो कि ड्यूटी पे था, उसके रेडार के, और मैं बात कर रहा हूं 30-40 साल पहले की, उसके रेडार में यह आ गया कि अमेरिका ने कई दर्जनों मिसाइल रशिया की ओर भेज दी हैं। उसको यह पता लगा कि अमेरिका ने अटैक कर दिया, न्यूक्लियर अटैक हमारे ऊपर, पर उसने बोला कि नहीं ये गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। अगर वो अपने बॉसेस को बोल देता कि अमेरिका ने मिसाइल भेज दी हैं और मुझे रेडार में ये दिख रहा है, राइट, तो रशिया भी रिस्पॉन्ड करता, USSR रिस्पॉन्ड करता, और दोनों देश पूरी तरीके से तबाह हो जाते। रियल लाइफ में ऐसा हुआ है दोस्तों, रियल लाइफ में। पर ये इंसान इतना अकलमंद था, इमोशनल बंदा था, उसने बोला नहीं यार कुछ ग्लिच होगा। फिर उसने चेक करा, पता लगा कि एक बहुत सस्ता सा छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट उसमें मेल फंक्शन था। वो तो इंसान था जिसने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करा, लेकिन अगर वहां पे AI होता, AI सिर्फ मैथमेटिकल सिनेरियो देखता है ना, इट लुक एट अ मैथमेटिकल सिनेरियो, डू आई रीड मिसाइल्स इनकमिंग, बोला यस यू रीड काउंटर मेजर्स, खेल खत्म। इसलिए अच्छा, मुझे तो मूवी आउटरीच सेशन होगा, उसमें फोकस वुड बी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया। एनर्जी, भाई दुनिया कैसे चलेगी आगे, पेट्रोल डीजल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए तो जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया, उसको डेवलप करना चाहते हैं, वो कह रहा है पोस्ट ऑयल की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा तब क्या बिजनेस करेंगे वो? ये जो जितनी भी रियासतें हैं जिनके पास बहुत तेल है, दुनिया भर का तेल है, ये दुनिया भर का नेचुरल रिसोर्स, आप जितना जमीन से निकालोगे वो बन नहीं रहा ना, नया वाला, नया तो तेल बन नहीं रहा है, वो तो जितना है वो है, आप निकालते रहोगे, एक दिन खत्म हो जाएगा वो, और जिस दिन खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? तो ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, ही इज प्रिपेयरिंग सऊदी अरेबिया आज से 20-25 साल बाद, जब तेल नहीं रहेगा तब क्या करोगे उस दिन, तब क्या करोगे वाले सिनेरियो के लिए आज तैयारी चल रही है। तो जब ये बात करते हैं एनर्जी की, तो ये लोग बात करेंगे ऑल्टरनेट एनर्जी की। हम सोलर का क्या कर सकते हैं, हम विंड का क्या कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी का क्या कर सकते हैं, हम और 10 जगह से सोर्सेज से एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। बिकॉज विदाउट एनर्जी भैया ना ये लाइट्स हैं जो बगल में वो चलेंगे, ना ये AC चलेगा पीछे, ना ये कैमरा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, ना हम घर से आ जा सकेंगे, सब कुछ ठप हो जाएगा। इसलिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और इन्होंने फिर बात करनी है अफ्रीका की और मेडिटेरेनियन की, और ब्रिंग ग्रेटर सिनर्जी बिटवीन द आउटकम्स ऑफ G20 समिट, जो इंडिया की प्रेसिडेंसी में हुआ था, उसके ऊपर भी G20 समिट जो हुआ था इंडिया में। अब आज की तारीख में अफ्रीका को बुलाया है G7, और मोदी ने तो वहां पर सम्मानित भी किया, किस तरीके से? अफ्रीकन यूनियन को आज के पहले तो नहीं बुलाया था, ये बुलाया भी था तो
आपने एक दो देशों को बुलाया, एज अफ्रीकन यूनियन आपने बुलाया क्यों? क्योंकि इंडिया ने G20 में ये एक्चुअली स्टैंड लेके कहानी खत्म कर दी थी कि अफ्रीका को करो, परमानेंट मेंबर बनाओ। देन वंस इट बिकम्स अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर G7 टू इग्नोर। फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत फिर उसमें स्टेप था और बहुत बढ़िया अलग मैटर हो जाएगा। तो आप इग्नोर नहीं करते, आप कहते हो ठीक है इनको बुलाओ, राइट? और इन्होंने ये बताया है कि G20 nations represent 85% of the global economic output, 75% of global exports and 80% of the world's population. इसीलिए G7 G20 को इग्नोर नहीं कर सकता, और इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये आंकड़े मोदी जी के पास भी हैं। और उन्होंने बोला कि नहीं, इनको लेकर आओ बीच में, इनको लेकर आए बीच में। बोला ग्लोबल साउथ कैसे तरक्की करेगा? ग्लोबल साउथ में तो गरीब देश हैं, ये तरक्की कैसे करेंगे? तरक्की वैसे करेंगे व्हेन यू प्लग देम इनटू द इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम प्लग इन करो इनकी, अपने आप उनको जोड़ना पड़ेगा। वो प्लग इन कर दिया G20 में। अब G7 पे आके बैठ गए वो, इवन एज अ गेस्ट वो आके बैठ गए। अब देखिएगा अफ्रीका तरक्की करेगा, समय लगेगा 10-20 साल, लेकिन रास्ता पकड़ लिया अफ्रीका ने। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अच्छा, अब चाइना फैक्टर जो मैं बात आपसे डिस्कस कर रहा था कि एडिशनल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो चाइना की है, इसके बारे में डिस्कशन होगा, और चाइना का सपोर्ट फॉर रशिया, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और चाइना इज नॉट सप्लाइंग वेपन्स टू रशिया, बट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस दोज वेपन्स एंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू डू इट इज इन फैक्ट हेल्पिंग रशिया। ये जो बाइडेन ने बोला था, राइट? और रशियन बिजनेसेस हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया चाइना को कि आज वो आग दिखाता ये है। छोटे चाइनीज बैंक्स में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। ये भी G7 में बैठ के डिस्कशन होना है कि बहुत से चल क्या रहा है यार। अब जो अमेरिकन हैं उनको डर लगता है यार कि बड़े बड़े चाइनीज बैंक्स को हम सैंक्शन कैसे करते हैं। हाउ द हेल कैन वी सैंक्शन बिग चाइनीज बैंक्स? मैंने बोला ना, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सबके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि मतलब कि यू डोंट कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। और ये वेस्ट की कमजोरी है, मैं बार बार कहता हूं। आप ही ने चाइना को चाइना बनाया है, आप ही ने चाइना को ऐसा भस्मासुर राक्षस बना दिया जो आज आपके पीछे भागता है वो हाथ लेके कि इसके सर पे हाथ रखूं और इसको भस्म कर दूं। और पूरा वेस्ट चिंतित है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एनर्जी तो सब ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र इनको क्या लग रही है? ये फिक्र नहीं लग रही इनको कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, इनको ये फिक्र लग रही है कि चाइना और रशिया पास आ गए हैं। और भाई किसकी वजह से पास आए हैं? अमेरिका, इन सब की। किसकी वजह से पास आए हैं? वेस्ट की गलती है। इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया वेस्ट की गलती है। आपको डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहिए था, आपको बातचीत करनी थी रशिया और यूक्रेन को बैठा के। आपने अभी भी ये लोग क्या कह रहे हैं पता है आपको? रशिया के फ्रोजन फंड्स हैं, करीब 50 अरब डॉलर के फंड्स हैं, उसको हम लेवरेज मान के या उसको हम मॉर्गेज मान के, मैं एक हल्की जबान में बात कर देता हूं, नॉर्मल जबान में, कि उसको मॉर्गेज मान के, उसको सिक्योरिटी मान के हम लोन दे देते हैं यूक्रेन को, काहे के लिए? लड़ने को। रशिया का हो, ये कितने सही है वो ये जो हाल है। सोना फिर आप कहते हैं पीस नहीं हो रहा, पीस नहीं हो रहा। यू आर फंडिंग द वॉर यार। कर रहे हो वॉर को। मैं ये नहीं कह रहा कि पुतिन की गलती नहीं है, पुतिन की गलती है। इट वॉज रॉन्ग ऑफ रशिया टू इन्वेड यूक्रेन, बट दैट इज डन। डोंट टॉक अबाउट इट, सॉर्ट आउट, ब्रिंग पीस। हाउ विल यू ब्रिंग पीस इफ यू आर फंडिंग द वॉर यार? आपको क्या लगता है 50 अरब डॉलर आप फंड करो, फिर आप कहते हो देखो आपने क्या है, आपने रशिया को आइसोलेट कर दिया, रशिया जाके चीन की गोद में बैठ गया। अब चीन की गोद में बैठ गया, अब ये अपना बिजनेस छोटे मोटे चाइनीज बैंक्स को दे रहे हैं। रशिया उनको तेल दे रहा है, वो उनको जरूरत के सामान, आपको जरूरत ही नहीं है रशिया को। रशिया के पास इतने मिनरल रिसोर्सेज हैं, इतने ऑयल है, रशिया 10-15 साल आपके बिना टिका सके। वो टिका सकता है अपने आप को 10-15 साल और, फिर क्या करोगे? तो दोस्तों ये मैंने बोला कि G7 में जो हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या है। भारत गया है ना, एंड में करूंगा इसी बात से कि भारत क्यों गया, भारत का क्या लेना देना है। G20 के बाद दुनिया को एक बार पता लग गया कि ग्लोबल स्टेज पे एक नया डिप्लोमेटिक प्लेयर आया तगड़ा, एंड दैट इज इंडिया। ये G20 के बाद ये वाजे हो गया सबको। अब सब लोग इंडिया को सिर्फ इसके लिए नहीं कि इंडिया के पास पैसा है। अब जैसे इंडियंस जाते हैं ना, मोदी जी जाएंगे तो यूएस से ड्रोन भी उठा लेंगे, एक कहीं कुछ जाएंगे, कहीं से इतने अरब की डील, कहीं से जाएंगे इतने अरब की डील, फ्रांस से ये फलाना। तो एक तो लोग अपना भारत को माल बेचना चाहते हैं, दूसरी चीज है कि इंडिया इज सीन एज द बुलवार्क अगेंस्ट चाइना इन द इंडो पैसिफिक। ये जो पूरा इंडो पैसिफिक गेम चल रहा है, कौन है देश जो चाइना की खिड़कियां खड़का सकता है और खड़का रहा है? वो इंडिया है। तो जब लड़ाई होगी दोस्तों, तो आपको क्या लगता है पैसिफिक ओशन में होगी? नहीं, वो इंडो पैसिफिक में होने वाली है।
वो सारा खेल इंडो पैसिफिक में होने वाला है भाई, वो सारा खेल इंडियन ओशन का है। और यहां पे चाइना के अलावा जो बड़ा खिलाड़ी है वो इंडिया है। अगर चाइना मूव करता है अगेंस्ट ताइवान तो भारत का क्या रुख होगा? एक चिंता का विषय है लोगों के लिए कि इंडिया क्या करेगा। अगर चाइना अटैक करता है लेट्स से फिलीपींस के ऊपर, और फिलीपींस के ऊपर वो हल्के धक्के मुक्के डालता रहता है, अगर चाइना मूव करता है जापान के ऊपर, जापान के एयर स्पेस वायलेट करता रहता है, उसकी जो मैरिटाइम इंटेग्रिटी है उसको वायलेट करता रहता है, फिर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया को धमकी देता रहता है, फिर क्या होगा? और ये सब क्वाड के मेंबर्स हैं बाय द वे, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, नॉट फिलीपींस बट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आर मेंबर्स ऑफ द क्वाड। फिर क्या होगा यार? वेयर विल इंडिया स्टैंड? ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए देव, और उनको पता है कि भारत में आज की तारीख में देयर इज अ स्ट्रांग लीडर हु विल टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं कि हम चलो ठीक है सोचेंगे, अभी फाइल चली है, सोच के बताएंगे। Prompt. यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडर इन इंडिया, यू हैव नरेंद्र मोदी इन इंडिया हु विल टेक अ डिसीजन, हु विल टेक अ कॉल। डिसीजन मिल जाएगा आपको फट से। तो ये स्टोरी है दोस्तों, मैंने बोला बता दूं आपको। और लोग मुझसे कह रहे थे कि किसी का कमेंट आया था, मैं पढ़ रहा था, वो मुझसे कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि भारत एक्शन लेगा, भारत एक्शन लेगा। पाकिस्तान ने जो करवा रखा है ना जम्मू एरिया में, और कितने लोगों की जानें चली गई, ये सब जो पाकिस्तान, कब एक्शन लेगा, कब एक्शन लेगा, कब खबर आएगी? मोदी जी को G7 से वापस आने दीजिए, मोदी जी को G7 से वापस आने दीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है 100%। पाकिस्तान में इसी में वो चलिए अब चलते हैं गीली सवाल हो की चुकी तरफ। होगी। इसी में पतलून गीली हो गई होगी उसकी। तो दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जैसे जिस तरीके से सर ने पूरा समराइज वे में बताया कि क्या क्या चीज़ें डिस्कशन के पॉइंट है, और है आर्टिफिशियल एआई जितना हमारे लिए बेनिफिट है उतना ही उसका नुकसान भी है। नुकसान इन द सेंस कि अगर वो फुली पावर्ड हो जाता है अपने खुद पर, जैसे मूवीज हम देखते हैं कि क्योंकि अभी हमने, और आज ये टॉपिक सर ने उठा दिया, कौन सी देखी थी 2-3 दिन पहले वो, अरे तो हमने वो देखी थी गॉडजिला देखी थी, कौन सी एआई वाली जिसमें वो एक बच्ची पूरी डेवलप करती है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो अपनी बच्ची के लिए वो बना लेती है पूरा। अच्छा मेगन मूवी देखी थी हमने। मेगन थी अभी जो देखी हाँ वो डॉल थी। वो बना देती है उसे मेगन। वो फिर अपना ही जब वो भैया जाओ उसने अपना माइंड यूज करना शुरू करो, बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन वो कर देती है भाई। कहने का ये तात्पर्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक ग्रूमिंग की जरूरत है, एक कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए, वो कभी भी अपने हाथों से ना निकले। और एक जो चीज बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया, जो टेक्नोलॉजी पे पता है क्या, हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, हमेशा। आपने देखा होगा जब वो गाड़ी आई थी अब एडएस लेवल 2 वाली, तो जिसमें अपने आप वो चलती है लेन में, तो लोग पत्ते खेल रहे हैं गाड़ी में बैठ के सीटों पे, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो कि ना आसपास के लोग, टेक्नोलॉजी को कुछ भरोसा नहीं कब मेल फंक्शन कर जाए। मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब आपका कंट्रोल होना चाहिए टेक्नोलॉजी पे। और वहीं पर ही जो चाइना वाली फैक्ट्री की बात करी, बहुत सी, और आज वो इतने लेवल पर स्ट्रांग बना है ना, वो इसीलिए बना है क्योंकि यार प्लांट लगे, फैक्ट्रीज लगी, हर चीज असेंबलिंग वहां पर होती गई, बनती गई चीजें वहां पर, तो वो पैसे वाइज बहुत स्ट्रांग हो गया। और जब पैसा आता है तो इंसान में घमंड भी आता है, वो तो देश है, और उनका तो माइंडसेट हमेशा से वो वाला रहा है कि डिक्टेटर, ट्रू डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं ना, वो उस देश में आप जाके देखो चाइना के अंदर, कौन सा कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो उसी के ऊपर डिस्कशन भी है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री बन गया, कोई सीट पे बैठ गया, या तो घूम रहा है या वो कर क्या रहा है, बहुत चीजें होती है जिस वजह से आज हम चैन से रह पाते हैं ना अपने घर के अंदर फिर भी। लेकिन जो वो हुआ है ना, जो घाटी में भी हुआ है वहां पर, जो वो उसका रियासी है ना, मैं कई बार गलत प्रोनाउंस करता रियासी, तो उसका भी होगा, उसके ऊपर भी बहुत सही एक्शन होगा मुझे लगता है। और पाकिस्तान का एक फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए, उसको ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, उसको अब एक मुंह तोड़ जवाब की आइसोलेशन की जरूरत है। उसको आप फंड देना बंद करो, अमेरिका इन सबको, उसको किसी भी हालत में कोई फंड नहीं देना चाहिए। एक हरकत अगर हो जाए, 10 साल के लिए बैन लगा दो या 5 साल के लिए लगा दो बैन, आपको करना पड़ेगा यार, वो नहीं सुधरने वाला, वो सुधर तभी समझ जाओगे जब ये सब हरकतें खत्म हो जाए। देश है जहाँ के टेररिस्ट ने ना यूएस से पैसे लेते हैं, अमेरिका से, ना अमेरिका को छोड़ा दुनिया में। चाइना के अंदर तो उनकी हिम्मत नहीं है, ठीक है, क्योंकि चाइना से वो ले रखे हैं पैसे। बाकी वहां पर तो वो इस्लाम के ऊपर कुछ भी करते, कोई 2 रुपए की बात नहीं आती है, कुछ नहीं कहते उसके और जगह उन्होंने, मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जहाँ उन्होंने आतंकवादी ना भेजे होंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।